वेलकम टू स्टोरी की दुनिया। और यह है माय मिस्टीरियस डॉक्टर मर्चेंट स्टोरी। CH 109 आई एम सॉरी। वसुधा के विला में वसुधा आकाश और रिधिका के साथ अच्छा समय बिता रही थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर उन दोनों के बीच कुछ अच्छे पल भी हुए, लेकिन इस बीच पूरी राजवंश फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। उनके साथ में आयशा भी थी। नक्श की मॉम उर्वशी जानबूझकर आयशा की तारीफ कर रही थी और सारी बातें बढ़ा कर बता रही थी। उर्वशी ने रिधिका को पहले ही साइड कर दिया था। फिर उसने आयशा को अपने पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। आओ आयशा, यह दादी के साथ तुम्हारा पहला ब्रेकफास्ट है, सो एंजॉय। यह हमारी फैमिली में सबसे बड़ी है, तो सब इनसे बहुत प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट भी, उर्वशी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उर्वशी ने रिधिका को चिढ़ाते हुए कहा, ओ आई एम रियली सॉरी मिस सिंघानिया, मैंने आपकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। आपकी जगह आयशा ने ले ली है। रिधिका ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया था। रिधिका ने उर्वशी की बात का जवाब देने के बजाय अपना ट्विटर मैसेज चेक करने लगी। उसे प्रिंस ने मैसेज किया था। प्रिंस ने लिखा था, मिस एम, मेरे पास एक सीक्रेट है और अब वह मैं दुनिया के सामने रिवील करने जा रहा हूँ। आयशा सिंघानिया वह लड़की नहीं है जिसने माहिर दास को पकड़वाया था। इनफैक्ट वह तो उसके साथ मिली हुई है और मेरे पास इसके सबूत भी है। आप सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा। प्रिंस काफी जिद्दी था। पहले वह रिधिका के पीछे पड़ गया था, तो अब आयशा के। रिधिका ने भी उसे रोकने के बजाय थम्स अप का साइन भेजा। रिधिका यही चाहती थी कि अब आयशा की सच्चाई सबके सामने आ जाए। रिधिका का ध्यान मोबाइल में लगा हुआ था। तभी आयशा ने उर्वशी से कहा, आंटी आप रिधिका की बात का बुरा मत मानिएगा कि वह आपकी बात का जवाब देने के बजाय अपने मोबाइल में लगी है। उसका हमेशा से यही है, उसे बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। रिधिका हैरान रह गई। उसने उर्वशी के चेहरे की तरफ देखा तो वह गुस्से से उसे घूर रही थी। उर्वशी ने सख्त शब्दों में कहा, मिस सिंघानिया, क्या सच में आपकी माँ ने आपको कुछ नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? आपसे बड़ा आपसे बात कर रहा है लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रही हैं। उनकी बातें सुनकर आकाश को गुस्सा आने लगा। वह जवाब में कुछ कहता उससे पहले रिधिका खुद ही बोल पड़ी। उसने कहा, क्या कहा आपने अभी? उर्वशी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना कि आपकी जगह आयशा दादी के पास में बैठे। आखिर उन्हें काफी सारी बातें करनी है और वह इस घर की होने वाली बहू है। रिधिका ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया। उर्वशी को लगा कि रिधिका को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन तभी रिधिका ने पूरी सख्ती से कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे बुरा लग रहा है। आपकी जगह कोई और ले लेता है तो बुरा लगना चाहिए। रिधिका की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देखकर उर्वशी हैरान रह गई। तभी रिधिका ने हाथ बांधकर कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझ में तमीज नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे पेश आया जाता है। तो मेरे दिल में जो था मैंने बता दिया। मुझे आपकी बातें बुरी लगी। रिधिका जानबूझकर अपनी ही जगह पर आकर बैठी जो वसुधा के ठीक पास में थी। उर्वशी ने वह जगह आयशा के लिए बनाई थी। वह तो हैरान रह गई। आयशा ने रिधिका की तरफ से माफी मांगते हुए कहा, आंटी इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी माँ के बारे में आप जानती है ना, वह थोड़ी अलग बैकग्राउंड से आई हुई है, तो उन्होंने इसे कुछ नहीं सिखाया। अब तो यही लग रहा है कि इसे सच में अपने से बड़ों से बात करने की तहजीब नहीं है, उर्वशी ने जवाब दिया। आकाश बहुत सुन चुका था और अब वह चुप नहीं रहने वाला था। बात रिधिका की थी तो उसे चुप रहना भी नहीं था। आकाश ने उर्वशी की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए कहा, लगता है तहजीब तो आपको भी नहीं सिखाई गई, तभी आपको नहीं पता कि घर आए मेहमान के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उर्वशी ने खुद जवाब देने के बजाय प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने आकाश को डांटते हुए कहा, आकाश यह क्या चल रहा है? तुम अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी प्रशांत और उसके बीच में इतनी खटास थी कि वह दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे। वसुधा ने इस ड्रामे के बीच में जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सब लोग यहाँ आए हो ही क्यों? तुम सबको यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बजाय बहस और लड़ाई झगड़ा ही करना था तो कोई और टाइम चुन लेते। कोई भी मेरी बहू से इस तरह बात नहीं करेगा। वह मेरे आकाश की पत्नी है। सब लोग हैरानी से रिधिका और आकाश की तरफ देखने लगे। तभी आयशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, एक्चुअली दादी को बातें याद नहीं रहती और उन्हें यही लगता है कि मिस्टर राजवंश रिधिका के पति हैं। उर्वशी ने रिधिका का मजाक बनाते हुए कहा, दादी को तो गलतफहमी हो गई, लेकिन बाकी लोगों को तो पता है ना कि उनकी औकात क्या है। समझ नहीं आ रहा आकाश, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर तुम्हारी पत्नी वापस आई और उसे इन सब के बारे में पता चला तो उसे बुरा लगेगा। आकाश ने रिधिका की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, उसे बुरा नहीं लगेगा। उर्वशी आकाश को और भी सुनाना चाहती थी, लेकिन वसुधा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से समझती हूँ। तुम इन सबको लेकर नाश्ते के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हो। जिस इरादे से आई हो जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। हम सबका मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। उर्वशी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर अपने पति नकुल को इशारा किया। नकुल ने सब समझते हुए वसुधा से कहा, आयशा इतने अच्छे खानदान से बिलोंग करती हैं। उसके यूनिवर्सिटी ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। बिजनेस में भी सही जा रही है। ऊपर से अब उसे पुलिस भी सबके सामने सम्मानित करेगी, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी इनाम के तौर पर उसे कुछ देना चाहिए? आखिर वह इस खानदान की होने वाली बहू है। हाँ तो तुम्हारे बेटे की पत्नी बनने वाली है तो तुम उसे इनाम दो, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। वसुधा के आगे नकुल की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उर्वशी की तरफ इशारा किया। अपने पति की नाकामयाबी को देखकर उर्वशी का मुंह बन गया। फिर उसने बातचीत को आगे बढ़ते हुए कहा, दादी हमने आयशा को गिफ्ट दे दिया है, लेकिन आपको भी तो कुछ देना चाहिए। आप इस फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर है। वसुधा को अभी भी कुछ समझ नहीं आया।
वह चिढ़ते हुए बोली, देखो जो कहना है साफ साफ कहो। मुझे तुम लोगों के इशारे समझ नहीं आ रहे हैं। जब आकाश की शादी हुई थी तब आपने उसकी पत्नी को 5% शेयर दिए थे, तो क्या आप आयशा को 2% शेयर भी गिफ्ट के तौर पर नहीं दे सकती? इस बार उर्वशी ने सीधे सीधे कहा। वसुधा ने गहरी सांस ली और आयशा को देखते हुए कहा, मैं इसे कुछ नहीं देने वाली हूँ। लेकिन क्यों? उर्वशी ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है, वसुधा ने सीधे सीधे जवाब दिया। आयशा के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। वह नफरत भरी निगाहों से वसुधा को घूर रही थी, लेकिन फिलहाल उसे शांत रहना था। आयशा ने मासूम सा चेहरा बनाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं जानती हूँ दादी, मुझसे कुछ गलतियां हुई है, पर अब मैं सुधर गई हूँ। अगर आप मुझे नापसंद करेंगी तो मैं इस फैमिली में कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बड़ी दादी आप इस तरह। नक्श काफी एग्रेसिव होकर बोल रहा था, लेकिन जैसे ही आकाश की तरफ उसकी नजर गई तो वह चुप हो गया। आकाश की निगाहें काफी सर्द थी और उसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाया। उर्वशी यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने इस बार बिना किसी झिझक के कहा, दादी आप हमारे साथ पार्शल नहीं हो सकती है। आप आकाश को हमेशा से पसंद करती हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वही जब आकाश ने शादी की तो आपने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 5% शेयर दे दिए थे। आपने मेरे साथ जो किया मैं उसके लिए बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मेरी बहू के साथ ऐसा मत कीजिए दादी। आपको सभी बच्चों को एक जितना प्यार करना चाहिए। बोलते हुए वो आंसू बहाने लगी और प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने गहरी सांस लेकर कहा, उर्वशी बिल्कुल ठीक कह रही है। मॉम आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले आपको आयशा पसंद नहीं थी, हमें कारण समझ आता था, लेकिन अब उसकी वजह से राजवंश खानदान की इज्जत भी बढ़ेगी, तो आपको उसे गिफ्ट के तौर पर शेयर दे देने चाहिए। वह सब लोग अलग अलग तरीके से वसुधा को प्रेशराइज करने लगे थे ताकि वह आयशा को गिफ्ट के तौर पर 2% शेयर दे दे। इन सबके बीच इधिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो प्रिंस ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो आयशा की सच्चाई सामने लाने के लिए काफी था। इधिका ने उसे जल्दी से प्ले करके देखा। वीडियो के अंदर आयशा और माहिर एक दूसरे के पास सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। वीडियो थोड़ा दूर से शूट किया हुआ था, इस वजह से उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर धीरे धीरे कैमरा उनके पास जाने लगा। माहिर ने आयशा से घबराते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है आयशा, तुम बेवजह घबरा रहे हो। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस तुम कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वह इंसान मरना ही डिजर्व करता था। आयशा ने प्यार से माहिर के गाल पर हाथ रखकर कहा। अचानक आयशा को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वह चिल्लाकर बोली, कौन है वहाँ? आयशा और माहिर जल्दी से उठकर गए और उन्होंने प्रिंस को पकड़ लिया था। आयशा ने उसकी तरफ देखकर समझदारी से काम लेते हुए कहा, देखा तुमने जो भी शूट किया है उसे डिलीट कर दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आयशा जहाँ शांति से बात कर रही थी वहीं माहिर ने कहा, सोच लो, अगर वीडियो डिलीट नहीं किया तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ डिलीट, प्रिंस ने कहा और उनके सामने वीडियो डिलीट कर दिया था। माहिर और आयशा नहीं जानते थे कि आजकल के कैमरास ज्यादा एडवांस हो गए थे। वीडियो डिलीट होने के बावजूद उसका डेटा किसी दूसरे डिवाइस में सिक्योर रहता था। वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रिंस ने साथ में लिखा था, आयशा सिंघानिया झूठी है और साजिश में शामिल है। पुलिस को वह सबूत आयशा सिंघानिया ने नहीं बल्कि मैंने भेजे थे। वह बेशर्म लड़की इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे किए का क्रेडिट खुद ले रही है। वह हीरोइन नहीं, एक विलन है। प्रिंस के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, इस वजह से उस वीडियो को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था। प्रिंस ने उसे मैसेज करते हुए यह रिक्वेस्ट की थी कि वह इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयशा की सच्चाई पता चले। हालांकि इधिका बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो शेयर नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह वीडियो सच्चा है और आयशा की सच्चाई सामने लाना जरूरी था, इसलिए इधिका ने तुरंत उस वीडियो को शेयर कर दिया था। तुरंत ही उस वीडियो के रीच बनने लगी और सब आयशा को भला बुरा कहने लगे। इधिका ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल रखा और ब्रेकफास्ट की तरफ देखा, जो देखने में काफी टेस्टी लग रहा था। अब तक शेयर्स के बारे में लड़ाई होते हुए देखा ही था, आज सुन भी लिया। इन अमीर परिवारों का कुछ नहीं हो सकता। इनके चक्कर में पूरा ब्रेकफास्ट बर्बाद हो गया, इधिका ने धीरे से कहा। वह खुद से बातें कर ही रही थी कि अचानक उसकी प्लेट में किसी ने एक चॉकलेट पेस्ट्री रखी। इधिका ने नजरें उठाकर देखा तो वह आकाश था। उसने इशारे से इधिका को खाने के लिए कहा। इधिका ने एक नजर इधर उधर देखा कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। सब लोग शेयर्स की लड़ाई में उलझे हुए थे, किसी का ध्यान भी उनकी तरफ नहीं था। इधिका ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया था। आकाश का ध्यान भी उसकी तरफ था, जो सुकून भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इधिका को इंतजार था तो बस वह वीडियो वायरल होने का। तो वही टेबल पर शेयर्स की लड़ाई अब बढ़ती जा रही थी। वसुधा से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, सब यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर यह इल्जाम लगाने की? मैं भेदभाव कर रही हूँ? प्रशांत, तुम्हारे मुंह से भेदभाव की बातें अच्छी नहीं लगती है। तुमने हमेशा अपने बड़े बेटे को सपोर्ट किया है, जबकि आकाश की तरफ कभी देखा तक नहीं। वह बचपन में बीमार था तब तुम उसकी देखभाल करने के बजाय अपने बड़े बेटे के साथ थे, जिसे मामूली जुकाम हुआ था। जब आकाश शादी करके आया था तब तुमने भी उसे शेयर नहीं दिए थे और यही कहा था कि मुझे वह लड़की पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। तो मेरा जवाब भी वही है, मुझे यह लड़की पसंद नहीं है तो मैं इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मॉम, तब और अब में बात अलग है। आकाश ने सबसे अलग शादी की थी और उसकी पत्नी को किसी ने देखा तक नहीं है, जबकि आयशा की एक अलग इमेज है।
वह एक पब्लिक फिगर बन चुकी है। ऐसे में लोगों को पता चलेगा तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे, प्रशांत ने बहाना बनाते हुए कहा। वसुधा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने एक प्लेट उठाई और जमीन पर फेंकते हुए कहा, ठीक है, बराबर का मुकाबला करते हैं। तुम आकाश की पत्नी को शेयर दे दो, मैं इस लड़की को गिफ्ट में शेयर देने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत मना करना चाहता था, लेकिन नकुल ने उसे इशारा किया। नकुल ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर बराबरी का मुकाबला करते हैं। डैड को आकाश की पत्नी को शेयर दे देंगे। बदले में आपको भी उतने ही शेयर आयशा को देने होंगे जितने अपने आकाश की पत्नी को दिए थे। डैड ने उर्वशी को 2% शेयर दिए थे, तो आकाश की पत्नी को 2% शेयर मिल जाएंगे। बदले में आपको भी 5% शेयर आयशा के नाम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने आकाश की पत्नी को भी 5% शेयर दिए थे। ना चाहते हुए भी वसुधा इस शेयर गिफ्ट करने के जाल में फंस चुकी थी। वहीं इन सब के बीच इदिका बेफिक्र होकर बैठी थी। देर थी तो बस राजवंश फैमिली के अपना मोबाइल चेक करने की, क्योंकि सोशल मीडिया पर आयशा का राज सबके सामने आ चुका था। इस लड़ाई के बीच आयशा की नजर अचानक इदिका की तरफ गई, जो तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। इदिका की स्माइल को देखकर आयशा के चेहरे पर परेशानी की बूंदें उभर आई। इदिका ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, बस कुछ देर आयशा सिंघानिया, फिलहाल इस ड्रामे को एंजॉय करो, अगले आधे घंटे में नए ड्रामे का मजा लेंगे। अभी तुम्हारे नाम पर शेयर मांगे जा रहे हैं, फिर देखते हैं यही राजवंश फैमिली तुम्हारे साथ क्या सुलूक करती है। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट चैप्टर। CH 110 लाइफ सिंपल नहीं होती। राजवंश फैमिली के बीच ब्रेकफास्ट टेबल पर होने वाली छोटी सी बहस बड़ी लड़ाई में बदल चुकी थी। नकुल और प्रशांत चाहते थे कि वसुधा बिना किसी भेदभाव के आयशा के नाम 2% शेयर करें। वसुधा ने शर्त रखी कि जब उसका बेटा प्रशांत आकाश की पत्नी को 2% शेयर देगा, तभी वो बराबरी करते हुए आयशा को बराबर का शेयर देगी। वसुधा भूल गई थी कि उसने आकाश की पत्नी को 5% शेयर दिए थे और शर्त के मुताबिक अब उसे आयशा को भी 5% शेयर देने पड़ेंगे। वही अधिका को इंतजार था राजवंश फैमिली के मोबाइल चेक करने का, ताकि आयशा की सच्चाई उनके सामने आ जाए। आकाश को राजवंश एम्पायर की हेड पोजीशन इसी वजह से मिली थी क्योंकि वसुधा और आकाश के शेयर्स मिलाकर 51% थे। अब अगर वसुधा अपने 5% शेयर आयशा के नाम कर देती तो हेड की पोजीशन बदल जाती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रशांत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है आकाश, क्या बराबरी का सौदा सही रहेगा? वसुधा फंस गई थी। वो यही चाहती थी कि आकाश मना कर दे, लेकिन अगर आकाश मान जाता तो फिर यही माना जाता कि उसके मन में लालच है। वसुधा अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए खांसने लगी ताकि तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो इस बात को यहीं पर रोक दे, लेकिन तभी आकाश ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसुधा चौंक गई थी। उन्होंने सख्ती से आकाश की तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य थे। आकाश ने आंखों ही आंखों में वसुधा को शांत रहने के लिए कहा और फिर प्रशांत की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे इस डील से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको मेरी पत्नी के नाम 2% शेयर करने होंगे। आकाश उन लोगों के सामने अपनी वाइफ को मेरी पत्नी कहकर ही बुलाता था। हमेशा आकाश इमोशनलेसली मेरी पत्नी कहकर बुलाता था, लेकिन आज जब उसने मेरी पत्नी कहा तो उसकी नजर इदिका की तरफ गई, जो चुपचाप पेस्ट्री खाने में बिजी थी। आकाश का चेहरा उतर गया था क्योंकि इदिका के हाव भाव से यही लगता था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने फिर से प्रशांत की तरफ देखा तो वही इदिका खाते हुए रुक गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी जब उसने आकाश के मुंह से मेरी पत्नी शब्द सुना और उसके गाल लाल होने लगे। इदिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। प्रशांत ने बहाना लगाते हुए कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा ट्रांसफर, लेकिन अभी पेपर तैयार नहीं है। आपको किसने कहा पेपर तैयार नहीं है? आकाश ने सिर हिलाकर कहा और फिर तुरंत पृथ्वी के लिए मैसेज छोड़ा। 5 मिनट के अंदर ही पृथ्वी पेपर्स के साथ वहां आ चुका था। उसने पेपर प्रशांत के सामने रखते हुए कहा, आपके यहाँ साइन करनी है। कहने को राजवंश एम्पायर के शेयर्स उनके घर की बहू को जाते थे, लेकिन उसका फायदा उनके पति ही उठाते थे। इस एग्रीमेंट में आकाश की पत्नी की कोई डिटेल्स नहीं थी, बल्कि वो 2% शेयर उसी के पास जा रहे थे। पेपर्स पढ़ने के बाद प्रशांत ने भौहें उठाकर कहा, एग्रीमेंट पहले का बनाया हुआ लग रहा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर पहले से मेरे शेयर्स पर थी। मेरी किसी की प्रॉपर्टी पर कोई नजर नहीं है। आप ही यहाँ पर पहले शेयर्स मांगने के लिए आए थे। रही बात डॉक्यूमेंट तैयार रखने की, तो ये मैंने नहीं, दादी ने तैयार करवाए थे, आकाश ने सख्ती से जवाब दिया। प्रशांत के पास और कोई चारा नहीं था, मजबूरी में उसे साइन करने पड़े। फिर उसने वसुधा की तरफ देखकर कहा, मैंने साइन कर दिए हैं, अब आपकी बारी है। आपको 5% शेयर्स नक्श के नाम करने होंगे। पृथ्वी ने बीच में बोलते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेपर तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको 1-2 घंटे का टाइम तो हमें देना होगा। हाँ, 1-2 घंटे इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है, है ना मिस्टर राजवंश? आकाश ने प्रशांत की तरफ देखकर पूछा। शेयर्स एक्सचेंज करने पर सबने काफी आराम से हामी भर दी थी, इसलिए उर्वशी नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई बहस हो। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं, पुरानी बातें करेंगे। उतने में ही पेपर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। माहौल फिर से शांत हो गया था। पेपर्स लेकर पृथ्वी वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। उर्वशी तुरंत आयशा के पास वाली चेयर पर बैठी। उसकी वजह से आज उन्हें 5% शेयर मिले थे, इसलिए वो उसकी प्लेट में सर्व करते हुए बोली, ये लो बेटा खाओ। दादी के घर ब्रेकफास्ट करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है, ये किसी को अपने घर नहीं आने देती है। आयशा ने उनकी बात पर हामी भरी और चुपचाप नाश्ता करने लगी।
उसकी नजर नक्श पर जमी हुई थी, जो बस इदिका को देखे जा रहा था। आयशा से ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। उसने इदिका की तरफ देखकर कहा, इदिका, क्या यहाँ तुम ठीक से रह रही हो? इदिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी आयशा ने आगे कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। डैड ने कहा कि जब तक तुम राजवंश फैमिली के साथ रह रही हो तो अच्छे से रहना, कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना और सबके साथ प्यार से पेश आना। अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की दिक्कत महसूस हो तो तुम अपने पति के घर जा सकती हो। आखिरकार वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इदिका समझ गई थी कि आयशा क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इदिका शांत थी। इनफैक्ट वो आज आयशा की बातों को एंजॉय कर रही थी। आयशा ने फिर से कहा, तुम्हारे पति से मुझे याद आया कि उसके पास रहने के लिए नहीं तो घर है और ना ही गाड़ी। अब तो तुम्हारे पास भी रहने के लिए जगह नहीं है। नक्श, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारा जो दूसरा अपार्टमेंट है वो रहने के लिए इदिका को दे दो। आखिर उसने दादी के लिए इतना कुछ किया है तो एक छोटा सा अपार्टमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उस घर की मालकिन हो। उसकी बातों से चिढ़ते हुए इदिका ने तेज आवाज में कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि दादी की जान की कीमत सिर्फ एक अपार्टमेंट जितनी है? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। आयशा ने सफाई देते हुए कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम इस घर की बहू बन जाओगी तब इस तरह फ्री में अपार्टमेंट बांटना। अभी तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है, इदिका ने सिर हिलाकर कहा। इदिका आयशा की इंसल्ट कर रही थी और ये उर्वशी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इदिका से बोली, मिस सिंघानिया, मुझे बार बार तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी क्या? आयशा इस घर की होने वाली बहू है। उसे शेयर्स मिलने वाले हैं। जल्द ही वो और नक्श शादी कर लेंगे, तो इस हिसाब से वो तुम्हें तो एक अपार्टमेंट देने की हैसियत रखती ही है। उर्वशी का साथ देते हुए नक्श ने कहा, और तुम इस तरह मेरी पत्नी की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। बड़ी दादी ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह दो। इसकी इंसल्ट करना मेरी इंसल्ट करने बराबर है, तो चुपचाप सॉरी कहो। इदिका नक्श को जवाब देने वाली थी, तभी बीच में आकर्ष ने बोलते हुए कहा, और तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि इस घर के गेस्ट के साथ कैसे बात करनी है? मैं बार बार नहीं कहूंगा। मिस सिंघानिया मेरी गेस्ट है और किसी को भी उसकी इंसल्ट करने का हक नहीं है। नक्श को मजबूरन चुप रहे होना पड़ा, पर उर्वशी कहाँ चुप होने वाली थी। उसने फिर से कहा, तुम जानते हो ना आयशा कौन है? अब तो पूरा शहर उसकी इज्जत करता है। तुम एक कल की आई लड़की के लिए उसकी इंसल्ट करोगे? आकर्ष, आप इस बात को लेकर श्योर है कि पूरा शहर उसकी इज्जत कर रहा है? आकर्ष ने भौहें उठाकर पूछा। उसकी बातें सुनकर उर्वशी चौंक गई। तभी आकर्ष ने सिर हिलाकर अपना फोन आगे रखते हुए कहा, कुछ भी कहने से पहले एक बार ट्विटर चेक कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि आपकी ये होने वाली बहू कितनी अच्छी और इज्जत वाली है। आकर्ष की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। ट्विटर पर क्या चल रहा था? उस अनजान उर्वशी ने कहा, हाँ तो इसमें गलत ही क्या है? ट्विटर पर सब जगह आयशा की तारीफ चल रही है। उसने इतना अच्छा काम किया है तो वो ये सब डिजर्व करती है। उर्वशी ने ही अपने पीआर डिपार्टमेंट को इसके पैसे दिए थे मामले को बढ़ाने के लिए। आकर्ष ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें आपके लिए तारीफ है। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या सच में वो तारीफ ही है ना? आकर्ष की बातों से उर्वशी घबरा गई थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने लगी। तो वही नक्श के पास कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट से कॉल आया। कॉल पर बात करने के बाद नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने जल्दी से ट्विटर चेक किया। ऐसे लग रहा था जो भी हो रहा था उसे पर उस यकीन नहीं हो रहा था। आयशा अभी भी उन सब से बेखबर थी। उसने नक्श के पास जाकर पूछा, क्या हुआ नक्श, सब ठीक है ना? वही ट्विटर पर सब चेक करने के बाद उर्वशी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो उठकर आयशा के पास गई और उसे दोनों कंधों से पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी जो यहाँ बैठकर हम सबके साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उर्वशी ने गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फेंक दी थी, जो कि आयशा के पैरों में जाकर लगी। उसने कुछ ही देर में आयशा का हाल बेहाल कर दिया था। आकर्ष चुपचाप हाथ बांधे हुए इस तमाशे को देख रहा था। आंटी प्लीज मुझे बताइए, आखिर हुआ क्या है? मैंने क्या कर दिया जो अचानक से आप इतना गुस्सा हो गई? आयशा ने रोते हुए पूछा। मेरी कुछ बताने की हिम्मत नहीं है। ऐसा करो, तुम ट्विटर चेक करो, उर्वशी ने गहरी सांस लेकर कहा। उससे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि अभी वो आयशा की जान ले ले। इदिका ने ट्विटर खोला तो उसे पता चला मिसेम के अकाउंट से प्रिंस के वीडियो को रिट्वीट किया गया था, जिसके बाद वो जल्द ही वायरल हो गया था। उसने पुलिस में ये साबित कर दिया था कि उसी ने माहिर के खिलाफ पुलिस को चुपके से सबूत भेजे थे। सब कुछ साबित हो जाने के बाद पुलिस ने आयशा के बजाय प्रिंस को प्राइज देने का फैसला किया था। उन्होंने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल तक में डाल रखा था। आयशा के खिलाफ काफी कुछ वायरल हो रहा था। लोग उसे बहुत भला बुरा कह रहे थे। पिछली बार जब आयशा ने इदिका का क्रेडिट अपने नाम लिया था तब कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सारा शहर तक इसके बारे में जान चुका था। आयशा के पैर मानो वहीं पर जम गए हों। तभी पृथ्वी मौके का फायदा उठाते हुए कुछ पेपर्स के साथ वहां आया और बोला, सर मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं, इनके साइन हो जाने के बाद उन्हें पब्लिक भी करना है। आकर्ष ने सख्त शब्दों में कहा, रहने दो पृथ्वी, अब उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब राजवंश फैमिली एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहेगा। अरे ये लड़की इस घर के आसपास भी रही तो सब राजवंश फैमिली का मजाक बनाएंगे।
बिजनेस को बहुत नुकसान होगा और स्टॉक भी गिर जाएंगे। इस कंपनी का हेड होने के नाते मैं यही डिसीजन लेना चाहूंगा कि अगर नक्श इससे शादी करे तो उसके बारे में पब्लिक में रिवील नहीं किया जाए। आकर्ष ने जानबूझकर वही बातें कही जो कभी उन्होंने इदिका के बारे में बोली थी। उनके पास 5% शेयर नहीं आ रहे थे। ये सुनते ही तो उर्वशी गुस्से से पागल हो गई। उसने आयशा की गर्दन पकड़ी और चिल्लाकर बोली, बाहर निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना और भूल जाओ कि नक्श और तुम्हारी शादी कभी हो सकती है। प्लीज मेरी बात। आयशा ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन तभी उर्वशी बीच में चिल्लाकर बोली, मैं बहुत तरीके से पेश आई हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं, खुद ही चली जाओ। आयशा डर से कांप रही थी। उसने नक्श की तरफ देखा जो उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसा समझ गई थी कि नक्श भी इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। आयशा रोते हुए वहां से चली गई। वहां डाइनिंग रूम में ऐसे सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हुई हो। उनके जाते ही पृथ्वी ने आकर्ष से कहा, सर क्या अभी भी इन पेपर्स पर दादी के साइन होंगे? पृथ्वी की बातें प्रशांत और नकुल को चिढ़ा रही थी। आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कहाँ वो वसुधा से 5% शेयर हासिल करना चाहते थे और कहाँ उन्हें 2% और का नुकसान हो गया। नक्श इस वक्त इतना गुस्से में था कि वो तेज सांसें ले रहा था। उसने एक नजर उन सब की तरफ देखा और बाहर चला गया। उनके पीछे पीछे नकुल और प्रशांत भी गए। अब उर्वशी का वहां रुकना बेकार था तो वो भी जा चुकी थी। फाइनली उसे डाइनिंग हॉल में वही शांति थी जो सुबह आकर्ष, इदिका और वसुधा के होने से रहती थी। आकर्ष ने इदिका की तरफ देखा तो उस पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो आंखों ही आंखों में आकर्ष को थैंक्स बोल रही थी, तो वही आकर्ष भी अब बेफिक्र था। आयशा का राजवंश फैमिली से पत्ता साफ हो चुका था, लेकिन इतनी आसानी से वो इदिका की जिंदगी से जाने वाली नहीं थी। इदिका ने अपने मन में कहा, मुझे जल्द से जल्द आयशा के बारे में कुछ सोचना होगा। वो इस मामले में शांत नहीं रहने वाली है और राजवंश फैमिली का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। आकर्ष ने इदिका के चेहरे की तरफ देखा। वो समझ चुका था कि इदिका क्या सोच रही है। आकर्ष ने धीमी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया, किसी की भी लाइफ सिंपल नहीं होती है, तो आपकी जिंदगी भी हमेशा सिंपल नहीं रहने वाली है। फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे एंजॉय कीजिए। चलिए आइए अब आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। इदिका ने उसकी बात पर हामी भरी और ब्रेकफास्ट टेबल पर वापस आ गई थी। हालत भले ही सामान्य हो चुके थे, लेकिन आकर्ष इस बात को आसानी को जाने नहीं दे सकता था। आकर्ष ने पृथ्वी की तरफ सबकी नजरों से छुपकर इशारा किया। पृथ्वी समझ गया था कि अब उसे आगे क्या करना है। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए अभी पढ़िए नेक्स्ट चैप्टर। CH 111। मैं आदर्श की बेटी नहीं हूँ। प्रिंस के वीडियो शेयर करने के बाद आयशा की सब जगह थू थू होने लगी थी और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था। आयशा का सच सामने आने के बाद उर्वशी ने नक्श और आयशा की सगाई तोड़ दी थी। उसने गुस्से में आयशा का हाल बेहाल कर दिया था। आयशा रोते हुए सिंघानिया विला में पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे और रोने की वजह से मेकअप भी खराब हो गया था। उर्वशी के प्लेट फेंकने की वजह से उसके पैर पर एक टुकड़ा आकर लगा था, जिससे हल्का खून भी निकल रहा था। आयशा के घर पर आते ही आदर्श ने उसे देखा। वो कॉल पर बात कर रहे थे। उसने ठीक से आयशा की तरफ ध्यान नहीं दिया और कॉल कट करके मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आते हुए बोला, बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम? मुझे लगा कि तुम्हें आने में रात हो जाएगी। वैसे आज का ब्रेकफास्ट कैसे रहा? क्या तुमने नक्श की बड़ी दादी को मना लिया? क्या वो तुम्हें शेयर देने के लिए तैयार हो गई? बोलते हुए आदर्श आयशा के पास आए और उन्होंने ठीक से उसे देखा तो वो हैरान रह गए। आयशा की आंखों में आंसू थे और उसका हाल ठीक ना देखकर आदर्श ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और परेशान स्वर में कहा, आयशा बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की है? आयशा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रोए जा रही थी। उसे इस तरह देखकर आदर्श परेशान हो गए। उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, राधिका, राधिका, तुम कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। देखो आयशा को क्या हो गया है। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? राधिका ऊपर आराम कर रही थी। उसके कानों में आदर्श की आवाज पड़ी तो वो श्रुति की हेल्प से नीचे आई। उसने देखा आदर्श ने आयशा को सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। आदर्श ने आयशा से गुस्से में कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? ये राजवंश फैमिली ने किया है ना? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी वहां जा रहा हूं। उन्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आदर्श गुस्से में खड़ा हुआ और उठकर जाने को हुआ। तभी आयशा ने कहा, रुक जाइए डैड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्लीज वापस आ जाइए। आयशा की बात सुनकर आदर्श के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो आयशा की तरफ पलटे और हैरानी से सिर हिलाकर कहा, तो फिर क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ। आयशा जवाब में कुछ बोलती उससे पहले राधिका वहां पहुंच चुकी थी। उनकी तबीयत बेहतर नजर आ रही थी। उन्होंने सख्ती से आयशा की तरफ देखा और उसी अंदाज में कहा, क्या ये सब ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से हो रहा है? राधिका की बातों से साफ था कि ट्विटर पर जो भी हो रहा था उस बारे में वो अनजान नहीं थी। आयशा ने अपनी नजरें नीचे की और पहले जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने सुबकते हुए कहा, आप भी मुझे सब की तरह गलत समझ रही है ना? लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
माहिर अपने डैड को मारकर मेरे पास आया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे सच में डर लग रहा था कि वो मुझे भी मार देगा। इस वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका आयशा की बातों से संतुष्ट नहीं हुई थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, पहले उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला? तुमने कहा कि सबूत तुमने पुलिस तक पहुंचाए थे, जबकि ये तो किसी रिपोर्टर का काम था। क्योंकि मैं मजबूर थी। नक्श को लगा कि ये सब मैंने ही किया है। उसके बाद वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लगा तो मैंने सच नहीं बताया। आप समझती क्यों नहीं है? मैं नक्श से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उसे सच पता चलता तो वो मुझे छोड़ देता। बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था इस छोटी सी बात को और राजवंश फैमिली इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में वायरल कर देगी। आयशा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उसने फिर से झूठ बोला और हमेशा की तरह मासूम बनने का दिखावा किया। इतनी बड़ी कहानी सुनाने के बाद भी राधिका के चेहरे पर वही सख्ती थी। उन्होंने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। सच सामने आ गया है। ऐसे झूठ बोलना बंद करो। आयशा का झूठा राधिका के सामने पकड़ा गया था। उसने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, इन सब को जाने दो मॉम। अभी ये बात करने का टाइम नहीं है। प्लीज कुछ कीजिए मॉम। उन्होंने शादी तोड़ दी है। मैं नक्श के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आपके पास में कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। प्लीज उनसे जाकर बात कीजिए। मैं मर जाऊंगी नक्श के बिना। आयशा को लगा कि उसके इस ड्रामे से राधिका पर कोई असर होगा, लेकिन राधिका ने बेरुखी से कहा, तो उन्होंने सगाई तोड़ दी है। कोई बात नहीं, अब तुम घर पर रहो। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ठीक से तुम्हें बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूंगी और तुम्हें हर एक चीज सिखाऊंगी। वही पूरा मामला समझने के लिए आदर्श ने ट्विटर पर सब कुछ देखा। उसने राधिका को समझाते हुए कहा, राधिका तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही हो। अभी ये बच्ची है और इसे सही गलत का ठीक से नहीं पता है। ये छोटी सी बात है, आज सब बात कर रही हैं और कल भूल जाएंगे। राधिका ने तिरछी निगाहों से आदर्श की तरफ देखते हुए कहा, आदर्श आपकी वजह से ये इतनी बिगड़ी है। आप इसकी गलत हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब से ये नहीं चलेगा। मैं आज से और अभी से इसके किसी भी गलत बात को इग्नोर नहीं करने वाली हूँ और इसे उसके लिए सजा मिलेगी। राधिका के कहते ही आयशा ने रोते हुए कहा, हाँ मैंने की है गलती, क्योंकि कोई मुझसे प्यार से बात करने वाला ही नहीं है। जब भी आपके पास आकर आपको कुछ बताया, आप प्यार से समझाने के बजाय मुझे डांटने लगती है। आज भी आप वही कर रही है। आयशा ने राधिका और आदर्श को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और भागकर ऊपर जाने लगी। वहीं कुछ देर में बाहर से एक हाउस हेल्पर दौड़ते हुए आया। उसने आदर्श से कहा, सर वो आयशा बेबी ऊपर 4th फ्लोर के टेरेस पर चढ़ी हुई है। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। हाउस हेल्पर की बात सुनकर आदर्श और राधिका जल्दी से गार्डन एरिया में गए तो उन्होंने देखा आयशा उनके विला के 4th फ्लोर की रेलिंग पर चढ़ी हुई थी। आयशा को वहां देखकर राधिका के कदम लड़खड़ाने लगे। उसकी आंखें नम हो रही थी। तभी आयशा ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, मॉम मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप अभी मेरे लिए राजवंश विला में जाकर बात करेंगी। मुझे किसी भी हाल में नक्श से शादी करनी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आयशा को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि राधिका की पोजीशन क्या है। उसे ये इस बात से ही समझ आ गया था जब मित्तल फैमिली उसे देखकर आयशा की गलतियां तक भुलाने के लिए तैयार हो गई थी। आयशा ने राधिका की तरफ देखा और आगे कहा, मॉम मैं जानती हूँ कि आप ये कर सकती हैं। प्लीज मेरे लिए एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। आयशा राधिका की इकलौती बेटी थी। वो उसे बहुत प्यार भी करती थी और इस वक्त आयशा को ऊपर उस हाल में देखकर एक पल के लिए वो घबरा गई थी, लेकिन अचानक ही वो उस इमोशन से बाहर निकल आई थी। राधिका के चेहरे के भाव सख्त थे और उन्होंने आयशा की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, ठीक है तो फिर कूद जाओ। आयशा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे लगा कि उसके इस तरह ड्रामा करने पर राधिका मान जाएगी। राधिका ने आगे कहा, तुम ज्यादा ऊपर नहीं हो आयशा। वहां से नीचे गिरी तो तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट जाएगी और हो सकता है कि तुम्हें उम्र भर व्हीलचेयर पर रहना पड़े। लेकिन सिंघानिया फैमिली की भी इतनी हैसियत है कि वो अपनी हैंडीकैप्ड बेटी को संभाल सके। आदर्श ने तुरंत राधिका को समझाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो राधिका? मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो पर इस तरह इमोशनल होकर कुछ भी मत बोलो। वो बेटी है हमारी। बोलते हुए आदर्श ने ऊपर आयशा की तरफ देखा और फिर तेज आवाज में कहा, आयशा हम बैठकर इस मामले में डिसीजन लेते हैं। तुम चुपचाप नीचे आओ, फिर बात करते हैं। मत रोकिए इसे आदर्श। इसे राजवंश फैमिली की पावर और पोजीशन की इतनी भूख हो गई है कि ये सही गलत भी नहीं सोचती है, तो इसका यहाँ से कूदना ही ठीक है। राधिका ने गुस्से में जवाब दिया। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। फिर आयशा ने कहा, ठीक है मैं कूद जाती हूँ और जानती हूँ कि यहाँ से कूदने पर मेरी जान नहीं जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ मॉम और मेरे पेट में नक्श का बच्चा है। मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे का क्या? उस मासूम की तो कोई गलती नहीं है ना? राधिका और आदर्श हैरानी से आयशा की तरफ देख रहे थे। इस बार आयशा का तीर निशाने पर लगा था।
उसने आगे कहा, मॉम प्लीज मेरी ना सही, मेरे बच्चे की सोचिए। मैं नक्श से उसकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि इस बच्चे के लिए शादी करना चाहती हूँ। मैं एक सिंगल मदर बनकर नहीं रहना चाहती और ना ही मेरा बच्चा बिना बाप के बड़ा होगा। पूरी बात जानने के बाद आदर्श ने कहा, राधिका अब समझ भी जाओ, तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए। हमारी बच्ची है वो, बैठकर बात करते हैं। राधिका एक पल के लिए खो गई थी। आज आयशा जिस जगह पर खड़ी थी वहां किसी वक्त में वो थी। आयशा ने अपना ड्रामा जारी रखा। वो बार बार नक्श से प्यार करने की बात कह रही थी। इस बीच उसने इदिका को भी बीच में घसीट लिया था। आयशा के साथ में आदर्श भी राधिका को समझने में लगे थे। आखिरकार राधिका को हार माननी पड़ी। ऊपर से आयशा उसकी इकलौती बेटी थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, नीचे आओ, बात करते हैं, राधिका ने नम आंखों से जवाब दिया। आयशा उनकी बेटी थी तो वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। वही आयशा भी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी तो वो भी नीचे आ गई थी। सुबह के नाश्ते के बाद आकाश ऑफिस चला गया था। लंच इदिका और वसुधा ने साथ में किया था। कुछ देर आराम करने के बाद बस इदिका वसुधा को अपने साथ वॉक कराने के लिए गार्डन एरिया में लेकर आई थी। जब इदिका वसुधा के साथ टहल रही थी तो उन्होंने किसी को आपस में फुसफुसा कर बातें करने की आवाज सुनी। वहां काम कर रहे गार्डनर ने दूसरे से कहा, अजीब बेशर्म लड़की है, सुबह इतना सब कुछ हुआ था, उसके बाद भी इसकी यहाँ वापस आने की हिम्मत भी कैसे हो गई। साथ में अपनी माँ को भी घसीट लिया जो कितनी बीमार लग रही है। उर्वशी मैडम ने इन्हें अंदर आने से मना कर दिया, इस वजह से ये दरवाजे पर ही खड़ी है। कितनी बीमार लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि उनकी तबीयत और खराब ना हो जाए, दूसरे ने जवाब दिया। आयशा ने अपनी जिद के चलते राधिका को राजवंश विला में आने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उर्वशी भी अपनी जिद की पक्की थी। उसने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया। इस वजह से वो दोनों गार्डन एरिया में खड़े थे। उन्हें वहां देखकर काम करने वाले हाउस हेल्पर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। इदिका को समझ नहीं आया वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने अभी तक आयशा और राधिका को देखा नहीं था। इदिका जल्दी से उनके पास गई और उनसे पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? हम आयशा सिंघानिया और उनकी मां राधिका सिंघानिया के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आए थे, लेकिन उर्वशी मैडम ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। वो अभी तक यहाँ उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो वापस आकर उन्हें अंदर आने देगी, जबकि हम अच्छे से जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाउस हेल्पर ने जवाब दिया। इदिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आयशा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? तुमने अपने झूठ के जाल में मिसेस सिंघानिया को भी बेवजह घसीट लिया है। इदिका ने वसुधा की तरफ देखा और कहा, दादी क्या आप? वसुधा पहले ही समझ गई थी कि इदिका क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा, तुम चिंता मत करो और जाकर उन्हें देखो, मैं निवेदिता के साथ अंदर चली जाऊंगी। इदिका ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वैसे भी वसुधा अपने घर में थी, इसलिए इदिका को उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वसुधा को निवेदिता के पास छोड़कर इदिका जल्दी से मेन गेट की तरफ जाने लगी। वसुधा के विला से मेन गेट लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पर पड़ता है, इसलिए इदिका को थोड़ा टाइम लग गया। इदिका ने देखा राधिका वहां खड़ी खांस रही थी। उनके पास में आयशा खड़ी थी। वो जहां खड़ी थी उसके दोनों तरफ गार्डन बने हुए थे। राधिका की जो हालत थी उसमें उसे इस तरह की खास घास से एलर्जी थी। अगर वो थोड़ी देर और वहां खड़ी रहती तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने वाली थी। इदिका जल्दी से उनके पास गई और अपने बैग से एक दवाई निकलकर उन्हें देते हुए कहा, आप पहले ये दवाई ले लीजिए, बेहतर महसूस करेंगी। इदिका ने साथ में उन्हें पानी भी दिया जो उसने अपने बैग में रखा था। फिर इदिका ने राधिका को समझाते हुए कहा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा को लगा कि इदिका उसके खिलाफ राधिका को भड़का रही है तो वो तुरंत आगे आई और बोली, अगर तुम्हें मेरी मॉम की इतनी ही चिंता है तो जाकर राजवंश फैमिली से बात करो। बड़ी दादी के साथ तुम्हारी अच्छी खासी बनती है, उन्हें बोलो कि मेरी और नक्श की शादी करवाएं। राधिका ने तुरंत आयशा को डांटते हुए कहा, इससे इदिका का कोई लेना देना नहीं है, इसे इस मामले से दूर रखो। इदिका जवाब में कुछ कहती उससे पहले राधिका ने उससे कहा, हाँ जानती हूँ तुम भी आदर्श की बेटी हो, लेकिन इस मामले से खुद को दूर रखो बेटा। आयशा का मामला किसी तरह मैं देख लूंगी तो तुम्हें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब राधिका ने इदिका को आदर्श की बेटी कहा तो अचानक इदिका के सीने में दर्द होने लगा। वो सच्चाई जानती थी। उसने सख्ती से कहा, मैं आदर्श की बेटी नहीं हूँ। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए अभी पढ़िए नेक्स्ट चैप्टर। CH 112 तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। राजवंश फैमिली के सगाई तोड़ने के बाद आयशा अपने घर पर आई और उसने सुसाइड करने की धमकी दी। उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी सबको बता दी थी। आयशा के इतने ऊपर से कूदने से भले ही उसे कुछ ना हो, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। उसकी बातों से मजबूर होकर राधिका को शादी की बात करने के लिए राजवंश विला आना ही पड़ा। सुबह जो भी हुआ था उसकी वजह से उर्वशी अब तक नाराज थी। उसने राधिका और आयशा को घर के अंदर नहीं आने दिया, वो बाहर ही खड़ी थी। इदिका को इस बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंची।
राधिका के बाद अब आयशा इथिका को ब्लैकमेल करने लगी कि वो जाकर वसुधा से बात करें और उसे इस शादी के लिए मनाएं। इथिका के मना करने से पहले ही राधिका ने इथिका को मना कर दिया और यह कहा कि भले ही वो आदर्श की बेटी है लेकिन उसे आयशा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इथिका सच्चाई जानती थी इसलिए उसके मुंह से यही निकला कि वो आदर्श की बेटी नहीं है। इथिका की बात सुनकर राधिका चौंक गई। फिर उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने कभी आदर्श को अपना डैड नहीं माना लेकिन फिर भी इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम परेशान मत हो और अंदर जाओ। इथिका ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया और राधिका से कहा, मेरे बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आप यहाँ थोड़ी देर और खड़ी रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज जिद मत कीजिए मिसेस सिंघानिया और गाड़ी के अंदर जाकर बैठिए। इथिका जानती थी कि उर्वशी को समझाना आसान नहीं है और वो इस मामले में वसुधा की मदद भी नहीं लेना चाहती थी। आयशा ने भी कुछ कम गलतियां नहीं की थी। इतना सब कुछ करने के बाद राजवंश फैमिली के 2% शेयर आकर्ष के पास चले गए थे, वो भी आयशा की गलती की वजह से। इस बात की वजह से वो उससे और नाराज हो गए थे। इथिका ने गुस्से से एक नजर आयशा की तरफ देखा क्योंकि वो राधिका को आराम करने का नहीं कह रही थी। इस बीच किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा निवेदिता उनकी तरफ आ रही है। निवेदिता राधिका के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, आप जरूर मिसेस सिंघानिया होगी। जब घर पर गेस्ट आते हैं तो उन्हें इस तरह बाहर दरवाजे पर खड़े रहकर इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए अंदर आइए मैडम। और आप कौन हैं? राधिका ने हिचकिचाते हुए पूछा क्योंकि उसने निवेदिता को आज पहली बार देखा था। मैं मिसेज राजवंश की केयर गिवर हूँ, निवेदिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राधिका ने कुछ भी कहने से पहले इथिका की तरफ देखा। इथिका पहले तो थोड़ा झिझक रही थी लेकिन वो समझ गई थी कि वसुधा ने ही निवेदिता को यहाँ भेजा है। तब उसने कहा, आप प्लीज अंदर आइए। भले ही वसुधा आयशा को कितना भी नापसंद करे लेकिन वो मिसेज राधिका सिंघानिया को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। राधिका ने भी उनका स्नेह देखकर कोई बहस नहीं की और निवेदिता के पीछे चल दी। वसुधा ने राधिका की खातिरदारी में सबको लगा दिया था तो मजबूरन उर्वशी को भी इसमें शामिल होना पड़ा। कुछ ही देर में वो सब मेन विला के लिविंग रूम में इकट्ठा थे। अंदर आते ही उर्वशी पूरे घमंड के साथ सोफे पर बैठी और राधिका की तरफ देखकर कहा, मैंने आपको मिलने से मना किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि आप मेरे दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। उर्वशी ने जानबूझकर राधिका को बैठने तक का नहीं कहा। उर्वशी की इस बदतमीजी का इथिका जवाब देने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसके इरादों को समझते हुए आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा, वो मेरी होने वाली सास है तो कुछ भी ऐसा वैसा कहकर उनकी इंसल्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत। इथिका को अब आयशा पर और भी गुस्सा आने लगा। उसकी आंखों के सामने राधिका की इंसल्ट की जा रही थी लेकिन अपने फायदे के लिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। उन दोनों की आंखों ही आंखों में इस अनबन को राधिका महसूस किया और हल्का खांसते हुए वो सोफे पर जाकर धीरे से बैठ गई थी। उर्वशी ने फिर से राधिका पर निशाना साधते हुए कहा, आप काफी एलिगेंट हैं। मैंने सुना है कि आपने ही इथिका को बड़ा किया है। इथिका की एलिगेंस और एटिकेट्स देखकर समझ में आता है कि आप ही इसे पाल सकती हैं। उर्वशी बातों की बातों में राधिका को ताना दे रही थी। राधिका ने इसे काफी सपोर्टिंगली लिया और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच। उर्वशी उसे गुस्से में काफी कुछ सुनना चाहती थी लेकिन राधिका ने बीच में ही हल्का खांसते हुए कहा, मिसेज राजवंश, यहाँ मैं बच्चों की बात करने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है हमें अकेले में बातें करनी चाहिए, इसी में हमारे बच्चों की भलाई है। उर्वशी उनसे बात करना तो नहीं चाहती थी लेकिन बच्चों से राधिका का मतलब नक्श और आयशा से था तो वो मना भी नहीं कर पाई। उर्वशी ने पहले भी काफी बार राधिका की तारीफ सुनी थी। वो दिल्ली की एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी। आकर्ष की वजह से दिल्ली में उनका बिजनेस कुछ खास फैला हुआ नहीं था। उर्वशी ने इसे एक मौके की तरह लिया और सार्कास्टिकली मुस्कुराकर बोली, चलो देखते हैं तुम्हारे पास बात करने को क्या है। उसके बाद उर्वशी ने वहां मौजूद हाउस हेल्पर्स की तरफ देखा और कहा, तुम लोग अब बाहर जा सकते हो। राधिका ने भी आयशा और इथिका की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों भी अब बाहर जाओ, हमें अकेले में बात करनी है। आयशा को बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वो बिना किसी सवाल के बाहर चली गई। वहीं इथिका के चेहरे पर इस वक्त परेशानी के भाव थे। इथिका राधिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी लेकिन राधिका के इशारा करने पर उसे बाहर जाना पड़ा। बाहर आने के बाद वो दोनों लिविंग रूम के आगे बने पोर्च में खड़ी थी। इथिका बार बार लिविंग रूम के अंदर देख रही थी। इथिका परेशानी से मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। राधिका आंटी क्यों आयशा की वजह से खुद को मुसीबत में डाल रही है। सोचते हुए अचानक इथिका की नजर आयशा पर गई। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आराम से मोबाइल में लगी हुई थी। इथिका आयशा के पास गई और हल्के गुस्से में बोली, शर्म तो बिल्कुल नहीं है ना तुम्हारे मुंह पर। अंदर मिसेज सिंघानिया तुम्हारे लिए पता नहीं उस औरत की न जाने कैसी कैसी बातें सुन रही होगी और तुम यहाँ अपने मोबाइल में देखकर मुस्कुरा रही हो। क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? मुझे उनकी फिक्र है और उससे ज्यादा वो मेरी फिक्र करती है। तभी आज मेरे लिए उस कमरे में बैठकर आराम से बात करके सब सॉल्व करना चाहती है। वो बस अपने माँ होने का फर्ज निभा रही है तो तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आयशा ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो कुछ पल रुकी और इथिका का मजाक बनाते हुए बोली, वैसे तुम्हें कभी इस फीलिंग का एहसास नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुम तो उनसे इतनी नफरत करती हो कि उन्हें मॉम तक कहकर नहीं बुलाती। आयशा की बातें सुनकर गुस्से से इथिका की मुट्ठियां कस गई थी। इथिका गुस्से से बोली, तुम अपनी। आयशा ने इथिका की बात को पूरा नहीं करने दिया और बीच में ही बोली, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। आज जब मैं रोते हुए घर पहुंची तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हो गई और तुरंत उन्होंने यहाँ आने का डिसीजन लिया। वो आज कुछ भी करके राजवंश फैमिली को मना कर ही रहेगी।
इदिका ने गुस्से में जवाब दिया, राजवंश फैमिली इंडिया की अमीर परिवारों में से एक है। मिसेस सिंघानिया उन्हें क्या ऑफर करेगी जिसकी वजह से वो मान जाएंगे? सब कुछ तो है उनके पास। आयशा ने महसूस किया इदिका जो कह रही थी वो सच था। आयशा ने बिना किसी भाव के सिर हिलाकर कहा, फिर तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें तब तक अपना सिर झुकाकर खड़ा रहना होगा जब तक मिसेस राजवंश मान नहीं जाती। उनके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। इदिका को आयशा की सोच पर अफसोस हो रहा था। तभी आयशा उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जबकि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम उनका एहसान चुकाने के लिए एक बार बड़ी दादी से बात नहीं कर सकती ताकि वो इस मामले को सुलझा सके? इदिका को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किया कि वो आयशा का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने हमेशा राधिका को अपनी आइडियल माना और आज उनका सिर झुकता देखकर उसे बुरा लग रहा था। इदिका ने सख्ती से कहा, ये मैं पहले से जानती थी कि नक्श से अपनी शादी टूटने नहीं दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके लिए तुम जाकर अपनी कमजोर और बीमार माँ को परेशान करोगी। इदिका आयशा से कुछ कदम दूर हो गई। उसकी नजरें लिविंग रूम पर टिकी हुई थी, जहाँ लगभग 40 मिनट बाद मिसेस सिंघानिया बाहर निकली। राधिका के बाहर आते ही इदिका जल्दी से उनके पास गई और उन्हें संभालने लगी। इदिका उन्हें कुछ पूछ पाती उससे पहले आयशा जल्दी से दौड़कर उनके पास आई और इदिका को साइड करते हुए खुद उनका हाथ पकड़ लिया। वो जल्दी से बोली, मॉम अंदर क्या हुआ था? क्या मिसेस राजवंश ने शादी के लिए हाँ कह दी है? ऐसा लग रहा था जैसे राधिका काफी थकी हुई लग रही है। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। राधिका के हाँ कहते ही आयशा उनके गले लग गई। वो खुश होते हुए बोली, मुझे पता था मॉम आप कर लेंगी। आई रियली लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मॉम। पहले जब आयशा राधिका के गले लगती थी तब वो प्यार से उसके बालों को सहलाती थी, लेकिन आज उन्होंने आयशा को खुद से अलग कर दिया। फिर उन्होंने इदिका की तरफ देखकर धीरे से कहा, इदिका क्या तुम हमें बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं चलोगी? इदिका राधिका का इशारा समझते ही उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगी। बाहर चलते हुए राधिका ने इदिका से कहा, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इस बात को मैं समझती हूँ, लेकिन ये फिर मत कहना कि आदर्श तुम्हारे पिता नहीं है। राधिका ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा, क्योंकि इदिका के जन्म होने से पहले मालविका ने अपनी प्रेगनेंसी साबित करने के लिए जो भी टेस्ट करवाए थे उसमें यही साबित हुआ था कि वो बच्चा आदर्श का ही है। इदिका ने सख्ती से उनकी तरफ देखा और जवाब में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो मेरे डैड नहीं है मिसेस सिंघानिया, मेरे पास उसके सबूत है। और वो क्या? राधिका ने हैरानी से पूछा। आयशा उनके पीछे ही आ रही थी। जब उसने इदिका और राधिका की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। आयशा सच्चाई जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि राधिका या इदिका में से किसी को भी इदिका का राधिका की बेटी होने का सच पता चले। वो जल्दी से राधिका के पास आकर बोली, मॉम वो मैं। आयशा की बात पूरी होने से पहले ही राधिका ने उसे बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें जो भी कहना है वो घर पर चलकर कहना, यहाँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आयशा को डांटने के बाद राधिका ने इदिका की तरफ देखकर कहा, हाँ तो अब मुझे ठीक से बताओ कि तुम क्या कह रही थी इदिका? इदिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। आप चाहो तो मालविका को घर से निकाल सकते हो। ये सब उसने ड्रामा किया था। एक्चुअली मैं आदर्श सिंघानिया की बेटी नहीं हूँ। इदिका राधिका को आगे बता पाती उससे पहले राधिका बेहोश हो गई थी और इसी वजह से इदिका बुरी तरह घबरा गई। मिसेस सिंघानिया चिल्लाते हुए इदिका तुरंत उन्हें संभालने लगी। आयशा भी घबरा गई थी। उस वक्त इदिका को कुछ नहीं समझ आया और वो तुरंत आयशा की मदद से राधिका को वसुधा के विला में ले गई। इदिका जानती थी कि वसुधा के विला में एनी टाइम डॉक्टर रहते थे। डॉक्टर ने जल्दी से राधिका का चेकअप किया और फिर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ी थकी हुई थी, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के बताने पर इदिका ने राहत की सांस ली। वो परेशान लग रही थी तो वसुधा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, अभी इसकी उम्र ही क्या है जो तुम इसके लिए घबरा रही हो। वैसे बहू तुम्हारी माँ बहुत पतली है, उन्हें बोलो कि ठीक से खाया पिया करें। वसुधा अभी भी राधिका को इदिका की माँ समझ रही थी। इदिका उनकी ये गलतफहमी दूर करती उससे पहले आयशा बीच में चिढ़ते हुए बोली, दादी वो मेरी मॉम है, इदिका की नहीं, वो मेरी बहू की माँ है। तुम गंदी लड़की बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। आयशा उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने गुस्से में इदिका को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम सबको यही बताती हो कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम है। थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि शर्म तो तुम्हें भी नहीं आती है। इदिका ने इस वक्त उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसने डॉक्टर से पूछा, इन्हें होश कब तक आएगा? लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ये जितना आराम करेंगी इनके लिए उतना ही अच्छा है, डॉक्टर ने जवाब दिया। इदिका ने सिर हिलाया और फिर वसुधा से पूछा, दादी क्या कुछ देर के लिए मिसेस सिंघानिया यहाँ पर रख सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर ये मेरी बहू की माँ है तो यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकती? वसुधा ने खुशी से कहा। किसी और को राधिका के वहां रुकने से दिक्कत हो या ना हो, लेकिन आयशा को दिक्कत थी। उसने झट से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है बड़ी दादी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, मैंने डैड को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। आयशा को समझाने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में आदर्श वहां पर पहुंच चुके थे। वहां आते ही आदर्श दौड़कर राधिका के पास गया। इदिका ने आदर्श के चेहरे की तरफ देखा और अपने मन में कहा, तो क्या आकाश का शक सही है? हो सकता है कि मैं सिर्फ राधिका सिंघानिया की बेटी हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे असली पिता कौन है? मिसेस सिंघानिया तो इसके बारे में जरूर जानती होगी। क्या मुझे डायरेक्ट जाकर उनसे पूछना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट जाकर पूछना सही नहीं होगा।
मिसेस सिंघानिया से मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन आदर्श सिंघानिया से पूछ सकती हूँ। हाँ, मुझे इन्हीं से पूछना होगा। अपने मन में सोचते हुए अचानक इदिका के कदम आदर्श की तरफ बढ़ने लगे। क्या इतने लोगों के सामने इदिका हिम्मत जुटाकर आदर्श से सच पूछ पाएगी? CH 113 रजिस्टर्ड मैरिज। राधिका आयशा के साथ राजवंश विला में आई हुई थी। उसने जैसे तैसे करके उर्वशी को शादी के लिए मना लिया था। वहां से लौटते वक्त अचानक राधिका की तबीयत खराब हो गई और इदिका उसे वसुधा के विला ले आई थी। राधिका की तबीयत थकान की वजह से बिगड़ी थी। इदिका और वसुधा यही चाहते थे कि राधिका वहां आराम करें, लेकिन आयशा ने मिस्टर सिंघानिया को वहां बुला लिया था। आदर्श का चेहरा देखते ही इदिका को एक बार फिर से याद आने लगा कि वो उसके पिता नहीं है। एक पल के लिए इदिका को ये भी लगा कि हो सकता है वो सिर्फ राधिका की बेटी हो, और खोई हुई हालत में इदिका आदर्श से सच पूछने जाने लगी। उसके पास जाने से पहले आयशा ने इदिका का हाथ पकड़ा और आंखें दिखाते हुए कहा, क्या कर रही हो? डैड आ गए हैं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारी हैप्पी फैमिली से दूर रहो। इदिका कुछ कदम पीछे हो गई। उसने आदर्श और राधिका की तरफ देखा। आदर्श जिस हिसाब से उनकी परवाह करते हुए उन्हें गोद में उठाकर लेकर जा रहा था, उससे साफ था कि वो आज भी राधिका से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार कि उसने मालविका को अपनाने तक से मना कर दिया। अचानक ही इदिका की आंखों के सामने अंधेरा जाने लगा और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। आदर्श वहां आते ही तुरंत राधिका को ले जाने लगे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, उर्वशी तेजी से वहां आई और ड्रामेटिक वे में बोली, ओ माय गॉड, राधिका को क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो ये मुझसे बात करने के लिए आई थी और अब इनका चेहरा कितना कमजोर लग रहा है। उर्वशी को देखकर आयशा तुरंत उनके पास जाकर बोली, कुछ खास नहीं, मॉम बस थकान की वजह से बेहोश हो गई। हालांकि आदर्श ने भी उर्वशी को देखा था, लेकिन वो उसके पास रुके नहीं। इससे उर्वशी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आयशा ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, डैड मॉम को लेकर परेशान है। बाहर काफी ठंड है, तो वो उन्हें गाड़ी में ले जाने के लिए जल्दी कर रही हैं। उर्वशी ने सिर हिलाया और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी मॉम का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है? खैर, पास में जो भी हुआ उसे जाने देते हैं। तुम और नक्श कल ही जाकर अपनी शादी रजिस्टर करा लेना। आयशा ने हमेशा से एक ग्रैंड वेडिंग एक्सपेक्ट की थी, लेकिन जैसे ही उसने रजिस्टर्ड मैरिज का सुना, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उर्वशी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, बेटा, मैं भी चाहती थी कि मेरे इकलौते बेटे की शादी काफी धूमधाम से हो, लेकिन तुम जानती हो ना, सोशल मीडिया पर आजकल तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। अगर हमने ग्रैंड वेडिंग की तो लोगों को हमारे ऊपर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड मॉम, कल मैं नक्श का वेट करूंगी, आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। आयशा इसी में खुश थी कि उसकी और नक्श की शादी जल्द से जल्द होने वाली है। वो आगे कुछ कहती, उससे पहले आदर्श ने कार का हॉर्न बजाया तो आयशा ने तेज आवाज में कहा, बस आ रही हूँ डैड। आयशा ने उर्वशी को बाय बोला और वहां से जाने को हुई, तभी इदिका राधिका को देखने के लिए बाहर आई। उसे देखते ही आयशा ने इदिका के पास जाकर कहा, मेरी मॉम को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करें। ये तो आज तुमने देख लिया होगा जब उन्होंने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा। उम्मीद है कि तुम इस घर को छोड़कर अपने पति के साथ रहने को चली जाओ। इदिका को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया और ना ही वो समझना चाहती थी। आयशा भी वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद इदिका वापस वसुधा के विला में गई। इदिका वापस वसुधा के पास ही हुई थी कि तभी उर्वशी वहां आई और उसने वसुधा से कहा, दादी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। एक्चुअली आयशा प्रेग्नेंट है और ये बच्चा नक्श का है। मैं नहीं चाहती कि ये न्यूज बाहर आए, तो मैंने उन्हें कहा है कि कल ही वो अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा दे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नक्श और आयशा की शादी की बात सुनकर इदिका को झटका सा लगा। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे इस शादी को रोकना चाहिए या नहीं। देखा जाए तो ये बच्चा नक्श का नहीं, माहिर का था। इदिका ने अपने मन में कहा, अगर मैंने सबके सामने सच बताया और इन्होंने फिर से शादी के लिए मना कर दिया तो मिसेस सिंघानिया को फिर से इनके आगे झुकना पड़ेगा। सही यही रहेगा कि मैं चुप रहूं। कम से कम मिसेस सिंघानिया को तो इंसल्ट फील नहीं करना पड़ेगा। इदिका ने चुप रहने का निर्णय लिया। वही शादी की बात सुनकर वसुधा ने बेरुखी से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे नक्श की शादी से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की शादी करके यहाँ आ सकती है, लेकिन मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। मजबूरन उर्वशी को हाँ में सिर हिलाना पड़ा। उसने गहरी सांस ली और फिर घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप जानती भी है कि नक्श की सास का क्या बैकग्राउंड है। इदिका भी उनकी बात गौर से सुनने लगी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर राधिका कौन से खानदान से नाता रखती है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि राधिका दिल्ली से बिलोंग करती है और इतने सालों में कभी भी उनकी फैमिली ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया और ना ही कोई मिलने आया। पिछली बार जब मित्तल फैमिली उनसे मिली थी तब उन्होंने उन्हें काफी सम्मान दिया था। इदिका उनकी बातें गौर से सुन रही थी, तभी वसुधा ने सर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारे रिश्तेदार कौन से खानदान से नाता रखते हैं। तुम ही बता दो। उन्होंने कुछ खास बताया तो नहीं, पर हाँ ये कहा था कि उनकी फैमिली काफी सारी बिजनेस फैमिली से रिलेटेड है, तो फ्यूचर में नक्श अगर वहाँ बिजनेस करना चाहे तो वो उनकी हेल्प कर सकती है। आप तो जानती है ना कि दिल्ली की किसी भी बिजनेस फैमिली के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, वो भी आकर्ष की वजह से। तो ऐसे में नक्श और आयशा की शादी हमारे बिजनेस को और आगे लेकर जाएगी। उर्वशी ने खुश होकर बताया। बिजनेस फैमिलीज में अक्सर इसी तरह रिश्ते होते थे ताकि उनका बिजनेस और आगे बढ़े। प्रशांत और आकर्ष की मॉम की शादी भी इसी वजह से हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं टिकी और साथ ही राजवंश फैमिली के दिल्ली से सारे कांटेक्ट भी खत्म हो गए थे। पूरी बात सुनने के बाद इदिका ने अपने मन में कहा, अच्छा तो इसलिए ये नक्श और आयशा की शादी करवा रही है।
अगर नक्श की वजह से राजवंश एम्पायर को फायदा हुआ तो फ्यूचर में वो आकर्ष की जगह लेकर सीईओ बन सकता है। ये शादी पूरी तरह स्वार्थ पर टिकी थी। ये जानने के बाद वसुधा ने गंभीर आवाज में कहा, स्वार्थ से बनाए हुए रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं है। तुम्हें नक्श को समझाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दादी। अब आकर्ष ने भी तो एक नॉर्मल लड़की से शादी की है, लेकिन क्या फायदा हुआ? दोनों अलग अलग रहते हैं और ना ही उनका कोई बच्चा है। गौर से सोचिएगा, आकर्ष के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। उसकी पत्नी उससे अलग रहती है और एक अनजान लड़की को आप उसकी पत्नी समझ रही हैं। ऊपर से शादी को 2 साल हो गए, दोनों के बच्चे भी नहीं हैं। उर्वशी ने बातों ही बातों में आकर्ष को लेकर वसुधा को सुनाना शुरू कर दिया था। उर्वशी उसे ये समझाना चाहती थी कि आकर्ष और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते सही नहीं है, लेकिन वसुधा को कुछ समझ नहीं आया। उर्वशी के जाने के बाद वसुधा ने कंफ्यूजन से इथिका की तरफ देखकर कहा, इसने अभी अभी ये क्यों कहा कि वो बदमाश लड़का और तुम साथ में नहीं रह रहे? तुम दोनों तो एक साथ एक घर में ही रह रहे हो। ये कितनी अजीब बातें करती है। हाँ दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो बकवास कर रही थी। आप प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इथिका ने उन्हें शांत कराते हुए कहा। वसुधा भी उसकी बात से सहमत थी, लेकिन फिर भी उसने आह भरते हुए कहा, फिर भी उसने एक बात तो सही कही ना बहू, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, फिर भी तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्यों नहीं है? सच सच बताओ, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है? उनकी बातें सुनकर इथिका हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे और उसे कैसे पता होगा कि आकर्ष में कोई कमी है या नहीं। इथिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी मुझे बहुत भूख लगी है। वो आज रात के खाने में क्या बनेगा? हाँ, हमें आज रात क्या खाना चाहिए? वसुधा कुछ सोचते हुए से बोली। इथिका को लगा कि उसने टॉपिक बदल दिया है, लेकिन तभी वसुधा ने कहा, कुछ ऐसा बनवाना चाहिए ना जिससे वो लड़का थके नहीं। उसका स्टैमिना कमजोर होगा, जल्दी पैदा हो गया था ना, इस वजह से होगा। इथिका ने अपना सिर पकड़ लिया। वो चाहकर भी वसुधा को नहीं रोक पाई और रात को डाइनिंग टेबल पर जब वो लोग साथ में थे तो आकर्ष को एक अजीब से मेनू का सामना करना पड़ा जो कुछ ओवर ही न्यूट्रिशियस था। आकर्ष को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो हमेशा की तरह चेंज करने के बाद डाइनिंग टेबल पर आया तो वसुधा ने उसकी प्लेट में खाना डालना शुरू किया और कहा, सारा दिन काम करते रहते हो, कुछ खाते भी नहीं, अब ये सारा तुम्हें खत्म करना है। वसुधा ने आकर्ष की प्लेट में खाने का पहाड़ सा लगा दिया था। आकर्ष को आखिर कहना ही पड़ा, दादी आप क्या कर रही है? मैं इतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं खा पाओगे? ठीक से खाते नहीं हो, तभी तुम्हारा ये हाल है कि ठीक से तुमसे कुछ नहीं होता। तुम रात को थककर बिस्तर पर जाते हो और सीधे नींद आ जाती है। वसुधा ने उसे डांटते हुए कहा। आकर्ष को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसने हैरानी से सिर हिलाकर कहा, दादी क्या आप मुझे क्लियरली बताएंगे कि मैं कौन सा काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ? इससे पहले कि वसुधा पूरा डिटेल में बता पाती, इथिका ने बीच में बोलते हुए जल्दी से कहा, खाने का काम ठीक से नहीं कर पाते हो। दादी के कहने का मतलब है कि आप देर रात को आते हो तो ठीक से खाना नहीं खा पाते हो और सीधे जाकर सो जाते हो। तो आज आप आराम से पेट भर के खाइए मिस्टर राजवंश। हाँ, ठीक से खाओ, वसुधा ने फिर से कहा। इथिका ने राहत की सांस ली। तभी वसुधा ने आगे कहा, अगर ऐसे ही कमजोर रहोगे तो फिर मुझे पर पोता कैसे मिलेगा? वसुधा के कहते ही इथिका ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था क्योंकि आकर्ष उसकी तरफ देख रहा था। अब आकर्ष ने गौर से सभी डिशेज की तरफ देखा तो उसे सब समझ में आ गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वो सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। डिनर के बाद हमेशा की तरह आकर्ष ने वसुधा से बातें करने का सोचा। जैसे ही आकर्ष उनके पास आने लगा, वसुधा ने आकर्ष के कमरे की तरफ इशारा करके कहा, मुझे कंपनी देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताओ। शादी को 2 साल हो गए हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। इन सब में आकर्ष के साथ साथ इथिका को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत इस गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, दादी वो मैं और मिस्टर राजवंश। वसुधा ने इथिका की बात को पूरा भी नहीं होने दिया और जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अचानक से मुझे दर्द क्यों हो रहा है? फिर उन्होंने इथिका की तरफ देखकर पूछा, तुम मुझे कुछ कहने वाली थी क्या बहू? थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। वसुधा को परेशान देखकर इथिका को वो टाइम याद आ गया जब उसके और आकर्ष के तलाक की बात सुनकर वसुधा की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। वो अभी भी सब कुछ सच बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इथिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, गुड नाइट दादी। उसके बाद इथिका ने आकर्ष के चेहरे की तरफ देखा तो उस पर वही ना दिखने वाली स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की छोटी हो गई थी। इथिका को समझ नहीं आया कि आकर्ष वसुधा को रोक क्यों नहीं रहा। इथिका कुछ बोल पाती उससे पहले वसुधा खड़ी हुई और निवेदिता का हाथ पकड़कर बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ और आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इथिका मजबूरन आकर्ष के साथ धीरे धीरे आकर्ष के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उन दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वसुधा वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लड़का हो या लड़की कोई भी चलेगा। इथिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मिस सिंघानिया रिलैक्स। दादी को कुछ भी बताया तो फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा है। इथिका ने आकर्ष की बात पर सिर हिलाया और उसके साथ कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, वसुधा तुरंत निवेदिता के साथ कमरे के आगे आ गई और कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगी। वसुधा ने निवेदिता की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है निवेदिता, आज रात ये दोनों करीब आएंगे? मुझे मेरा परपोता मिल जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते मैडम, लेकिन थोड़ी कोशिश तो इन दोनों को भी करनी होगी ना।
निवेदिता ने जवाब दिया। वही रूम के अंदर की होल से इधिका सब देख सुन रही थी। वो हैरान रह गई। उसने आकाश की तरफ देखा और लाचारी से कहा, मुझे लगता है आयशा की प्रेगनेंसी की वजह से दादी इतना एक्साइटेड हो गई और उन्होंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली है। आकाश बिना कुछ बोले उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ गया था। ना जाने क्यों उसे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत गर्मी लग रही हो। एक पल के लिए उसे लगा कि आज रात डिनर में वो सब खाने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। उसने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। आकाश ने अपनी टाई ढीली की और फिर बातचीत का टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने सुना आज मिसेस सिंघानिया घर आई थी और उन्होंने नक्श और आयशा की शादी फिक्स कर दी है। हाँ, इथिका ने हामी भरते हुए कहा। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उन्हें बताना चाहिए या नहीं कि आयशा नक्श के बच्चे की नहीं बल्कि माहिर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसके बारे में इतनी चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है राजवंश फैमिली के लिए खून के रिश्ते इतने मायने रखते हैं? वो बस राधिका सिंघानिया से वो सारे बिजनेस कनेक्शन पाना चाहते हैं। आकाश ने जवाब में कहा। इतना तो इधिका भी समझ गई थी कि उर्वशी ये शादी क्यों करवाना चाहती है। इधिका आकाश की तरफ देख रही थी। तभी आकाश ने कहा, आज मैंने मिसेस सिंघानिया के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया। क्या तुम जानना चाहती हो वो कहाँ से बिलोंग करती है? इधिका कब से इस बारे में जानना चाहती थी। वो आकाश से बात करने के लिए उसके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गई। कुछ देर तक उन दोनों के बीच चुप्पी छाई हुई थी। इधिका ने महसूस किया कि आकाश बोलने के बजाय उसे अजीब नजरों से देख रहा है। क्या पता लगाया है आपने? इधिका ने फिर से पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आकाश उसकी बात वहां बैठकर भी नहीं सुन पा रहा है। वहीं आकाश को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थी और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध रखी थी। आकाश की खराब हालत देखकर इधिका ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर राजवंश? आकाश के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें उभर आई। उसकी आंखें भी लाल होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने होश में ना हो। अचानक आकाश उठा तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इधिका भी समझ नहीं पा रही थी अचानक उसे क्या हो गया। आकाश का चेहरा साफ जाहिर कर रहा था उसके साथ कुछ सही नहीं है। पर आकाश और इधिका दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर आकाश के साथ ये क्या हो रहा था। अगले ही पल आकाश हल्का लड़खड़ाते हुए इधिका के पास आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले आकाश ने इधिका को कमर से पकड़ा और उसके साथ बेड पर था। आकाश इधिका के ऊपर था। इधिका ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ऐसे लग रहा था जैसे आकाश होश में नहीं था। आगे क्या होगा जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर। CH 114 नजदीकिया। आयशा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर और उर्वशी के ताने देने पर वसुधा को एहसास हुआ कि आकाश और इधिका अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। उन्होंने बातों की बातों में आकाश को इधिका के करीब जाने का कहा और उसे वह खाने खिलाए जिसकी वजह से वह एनर्जेटिक फील करें। वसुधा ने जबरदस्ती इधिका और आकाश को कमरे में भेज दिया था। कमरे के अंदर आते ही आकाश को गर्मी महसूस होने लगी। ऐसे लग रहा था वसुधा ने कोई चाल चली है और उसके खाने में कुछ मिला दिया है। आकाश ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और जाने कि उसने इधिका को बेड पर हल्का सा धकेला और खुद उसके ऊपर आ गया था। इधिका आकाश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी लेकिन अगले ही पल आकाश के होंठ इधिका के होठों पर थे। वह इधिका को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। इधिका समझ नहीं पा रही थी आकाश ऐसा क्यों कर रहा है। उसने आकाश को खुद से दूर करने की कोशिश की लेकिन पिछले कई दिनों से वह दोनों साथ रह रहे थे तो उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। कुछ देर बाद इधिका ने आकाश को खुद से दूर करने के बजाय उसका साथ देने लगी। इधिका के हाथ आकाश के बालों में चल रहे थे तो वहीं आकाश के हाथ उसकी बैक पर थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए काफी डीपली किस कर रहे थे। किस करते हुए आकाश जब उसकी नेक पर आया तो इधिका अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आकाश को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दूर धकेला। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आकाश तुरंत उससे दूर हो गया। इधिका जल्दी से उठकर बैठी। आकाश ने अपने सिर को पकड़ा और कहा, शायद मुझे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तभी थोड़ा बेहतर लगेगा। आकाश को कुछ समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाथरूम के अंदर चला गया। वहीं इधिका के गाल भी लाल हो रहे थे। इशिता ने जल्दी से अपने पेंट के पॉकेट से एक दवाई निकाली और उसे लिया। उसे लेने के बाद इधिका को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था।
इधिका ने एक नजर आईने की तरफ देखा तो उसके गाल लाल थे और आंखें हल्की नम थी। वह खुद को देख भी नहीं पा रही थी। उसकी गर्दन पर हल्का सा लाल निशान भी बन गया था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आकर्ष को रोकना बंद कैसे कर दिया और यकीन नहीं हो रहा कि उसकी करीबी मुझे अच्छी लग रही थी। इधिका ने अपने मन में कहा। लगभग 20 मिनट बाद आकर्ष बाथरूम से बाहर आया। उसने बाथरोब पहना हुआ था। बाहर आते ही आकर्ष ने सख्त आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी, दैट वाज नॉट मी। मैं शायद बहक गया था। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, अचानक इधिका ने कहा और फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसका कुछ और ही मतलब निकल रहा था। आकर्ष को अभी भी पूरी तरह राहत नहीं मिली थी। वह अंदर ही अंदर गर्मी महसूस कर रहा था। तभी इधिका ने बात बदलते हुए कहा, आपने कहा था कि आपको मिसेस सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला है। हाँ, थोड़ा बहुत, आकर्ष धीरे से बोला। तुम जानती हो कि मेरे लिए दिल्ली जैसी जगह पर किसी इंसान के बारे में जानकारी हासिल करना आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि वह वहाँ की मर्चेंट फैमिली से है और उनकी फैमिली काफी सस्पिशियस है। वैसे मैंने अपने आदमियों को कह दिया है कि वह उनके बारे में और पता लगा ले। ठीक है, इधिका ने जवाब दिया। उसने बाहर की तरफ देखा तो वसुधा जा चुकी थी। इधिका ने आकर्ष की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, लगता है दादी सोने के लिए चली गई है। ठीक है, फिर तुम भी अपने कमरे में चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में हमें एक साथ एक कमरे में रहना चाहिए। मुझे अभी भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है, आकर्ष ने नजरें झुकाकर कहा। इधिका ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आ गई थी। रूम में आते ही वह बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लगभग 10 मिनट बाद इधिका अचानक से उठकर बैठी और उसने अपने होठों को छुआ। उसकी आंखों में बार बार वही लम्हा आ रहा था जब आकर्ष ने उसे किस किया था। इधिका ने अपने सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं क्यों सोच रही हूँ इस बारे में? सब कुछ काफी एक्सीडेंटल था। लगता है दादी ने मिस्टर राजवंश के खाने में कुछ मिला दिया था। वहीं कुछ ऐसा ही हाल आकर्ष का था। वह करवटें बदल रहा था और नींद उसे भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में इधिका का खूबसूरत चेहरा और वही प्यारी ग्रे आईज घूम रही थी। आकर्ष फिर से असहज महसूस करने लगा। उसने जल्दी से कंबल दूसरी तरफ किया और गहरी सांस लेकर कहा, बस कुछ घंटे की बात है। उसके बाद दवाई का असर उतर जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैंने इस तरह से जबरदस्ती अपना फर्स्ट किस करने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा था। आकर्ष ने सोने की कोशिश की। कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में था। अगली सुबह आकर्ष की आंख खुली तो एक्सरसाइज करके नहाने के बाद वह ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा। इधिका वहां नहीं थी तो उसने राहत की सांस ली। कल रात के बाद वो उसे फेस भी नहीं करना चाहता था। वहीं इधिका को वहां ना देखकर वसुधा में तुरंत पूछा, मेरी बहू कहाँ है? आकर्ष एक पल रुका और फिर बोला, कल रात वो काफी थक गई थी। सोने में भी देर हो गई थी। उसे थोड़ा और सोने देते हैं दादी। आकर्ष की बातें सुनकर वसुधा के चेहरे पर चमक आ गई। आकर्ष उनकी इस खुशी का कारण समझ पा रहा था। आगे इस बारे में कोई बात नहीं हुई और नाश्ते के बाद आकर्ष ऑफिस चला गया था। वहीं जब इधिका उठी तो वसुधा का बर्ताव थोड़ा अजीब था। वसुधा ने जल्दी से इधिका को अपने साथ सोफे पर बैठाया और बोली, तुम्हारे पैरों और कमर में दर्द हो रहा होगा ना? मैं ऐसा करती हूँ कि किसी मसाज करने वाले की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ।
तुम्हें थोड़ी देर और सो जाना चाहिए था। अच्छा बहू, अगर तुम ज्यादा थकी हुई हो तो फिर से जाकर सो सकती हो। कल की रात मुश्किल नहीं होगी ना तुम दोनों के लिए। वो लड़का भी थका हुआ लग रहा था, मानो ठीक से सोया ना हो। इधिका समझ रही थी कि वसुधा का इशारा किस तरफ है। उसने इधर-उधर देखा और तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी मिस्टर राजवंश कहाँ है? वह तो काम पर चला गया। मैंने उसे मना भी किया था, फिर भी चला गया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना कि कल रात तुम दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए और अगली सुबह वो तुम्हें छोड़कर अपने काम पर चला गया, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। उनकी बातें बस इधिका को हैरान कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वह वसुधा को क्या जवाब दे, तभी उन्हें बाहर काफी हलचल सुनाई दी। इधिका ने वसुधा की तरफ देखा और कहा, बाहर काफी शोर हो रहा है। दादी आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर इधिका उठकर बाहर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उससे पहले निवेदिता जल्दी से वहां आई और बोली, मिसेज राजवंश बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? इधिका ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जी, निवेदिता ने जवाब दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिससे साफ था खबर अच्छी नहीं थी। राजवंश फैमिली में जो भी होता था उससे वो अच्छे से वाकिफ थी। निवेदिता ने धीरे से कहा, आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है मिसेज राजवंश। प्लीज खुद को स्ट्रांग रखिएगा। इधिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी? आगे क्या होगा जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।